हाय एवरीवन। तो आज के एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार रिसेंटली आपने सुना होगा कि कैसे पेशावर में जो अटैक हुआ वो एक शिया कम्युनिटी को टारगेट करके सुन्नी कम्युनिटी या सुन्नी विचारधारा के जो लोग हैं उनके द्वारा शिया कम्युनिटी को टारगेट करके एक मस्जिद में उन्होंने अटैक कर दिया और उस मस्जिद में अटैक से लगभग 70 पीपल, यहाँ पर 62 पीपल का जिक्र है, लेकिन यहाँ पर जो अलग अलग खबरें सामने आई हैं उसमें लगभग 70 लोग मारे गए। तो ये एक जो एडिटोरियल के जो राइटर हैं उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान इस चीज़ को एड्रेस नहीं करता, इस चीज़ को समझता नहीं है कि उसके लिए इस टाइप की विचारधारा या इस प्रकार की कट्टरता किस हद तक बढ़ चुकी है या उसको एड्रेस करने में असमर्थ रहता है, तो कहीं ना कहीं जैसे सीरिया में हुआ, इराक का जो हाल हुआ, वही हाल होगा कि सिविल वॉर अंतर्गत तो स्टार्ट हो जाएगी। और किसी भी देश में सिविल वॉर स्टार्ट होने से क्या होता है ये हम सब लोगों को इराक और सीरिया का उदाहरण अच्छे से मालूम है। यमन में क्या हो रहा है या और ऐसे जो इंसर्जेंसी जिन जिन राष्ट्रों में हो रही है तो वो हमें सब मालूम है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो की या जो भी आने वाली वीडियो है उनकी जो PDF है वो मैं शेयर कर देता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। टेरर इन पाकिस्तान, ये इसकी हेडिंग है। तो ये कोई नई बात नहीं है, सॉरी पेशावर है ये, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान में या पेशावर में टेरर, क्योंकि वहाँ पर जो एक जिस प्रकार की आइडियोलॉजी को समर्थन दिया गया वो मैं एग्जैक्टली ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान ने ही दिया या जो वहाँ के पर्टिकुलर जो पाकिस्तान में एक रिलीजन है उसने दिया। ये 1945 की बात है। 1945 में आपको मालूम होगा जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ त्यों ही पूरा का पूरा विश्व दो धड़ों में बंट गया। एक था रसिया, दूसरा था अमेरिका वाला ग्रुप। अमेरिका वाले ने क्या नाटो का गठन किया और इसी प्रकार से रसिया ने भी एक अपनी ग्रुप बना लिया। लेकिन भारत की बात करें, भारत गुट निरपेक्ष था, मतलब किसी ग्रुप के साथ नहीं था। तो अब इन ग्रुप के बन जाने के बाद फिर एक दूसरा चैलेंज अमेरिका के पास ये आया, क्योंकि अमेरिका ना तो प्रथम विश्व युद्ध में एक्टिवली सपोर्ट दे रहा था न द्वितीय विश्व युद्ध में सपोर्ट दे रहा था। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा था, अमेरिका अपने हथियार बेच रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में तो ज़्यादा नहीं, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध इम्पोर्टेंट, मतलब महत्वपूर्ण तरीके से उसने हथियार बेचे। फिर क्या होता है कि जापान को जब ये मालूम होता है कि भाई ये सब अमेरिका के हथियार हैं और ये हमारे लिए दिक्कत पैदा कर रहे हैं या कहीं ना कहीं अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, तो जापान के जो सैनिक हैं या जापान की जो आर्मी है वो जाके अमेरिका के जो हवाई अड्डा है वहाँ पर क्या कर देते हैं, डायरेक्ट अटैक कर देते हैं या जो भी मिसाइलों की वर्षा कर देते हैं, बम की बौछार कर देते हैं अपने एरोप्लेन से या फाइटर जेट से। फिर उसके बाद अमेरिका डायरेक्ट क्या कर देता है, परमाणु हमला। बस इतना, मुख्य रूप से इतना ही काम था अमेरिका का, बाकी अगर एक्टिवली कहें तो नहीं था। लेकिन उस युद्ध के बाद अमेरिका को ये चीज़ समझ में आ गई कि उसके लिए अगर हथियार बेचना है तो कहीं ना कहीं उसे मार्केट बना के रखना पड़ेगा। तो उसने अलग अलग धर्मों की, अलग अलग रीजन्स की संस्कृति, परंपराओं और इन सब चीज़ों का अध्ययन किया और फिर उसने पाया कि एक पर्टिकुलर एरिया में या एक पर्टिकुलर उसमें एक सेक्टेरियन डिवाइड ज़्यादा है। उस सेक्टेरियन डिवाइड को भुनाने के लिए उसने कहीं ना कहीं ऐसे लोग खड़े किए जो उस एक बहुत पुरानी जो आइडियोलॉजी जो पुराने समय में काम करती थी उसको क्या कर पाएँ, पुश कर पाएँ, उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाएँ। क्योंकि उससे क्या होगा, उससे नो डाउट लड़ाइयाँ होंगी और लड़ाइयाँ होंगी तो फिर हथियार की ज़रूरत पड़ेगी और जब हथियार की ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे मेन सप्लायर कौन होगा, अमेरिका होगा। यही उसने किया। और फिर बाद में USSR को ध्वस्त करने का कारण भी यही था कि जब USSR ने अफ़गानिस्तान पर आक्रमण किया तो अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से कई मिलिशिया पैदा कर दिए और मिलिशिया पैदा करने के बाद उनको एक रिलीजन के नाम पर खड़ा किया। जो गरीब तबके के लोग थे रिलीजन के नाम पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने लड़ाई लड़ी रसिया के खिलाफ और रसिया बुरी तरह से फेल हुआ और 1991 में अंतोगत्वा उसे उसका विघटन होना पड़ा। तो ये तो बात तब तक की थी, लेकिन यही उसने इराक में किया। उसमें शिया और सुन्नी दोनों को लड़ाकर यही सीरिया में किया और दोनों जगह रसिया और अमेरिका दोनों का ही मेन रोल रहता है। दोनों अपने हथियार बेचते हैं और बैंड किसकी बसती है, जो
वहाँ की जनता है जहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, जहाँ पर सिविल वार हो रही है, और हाल ही में यूक्रेन में भी आपको यही देखने को मिला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब उन सब चीज़ों से जो उसका आउटपुट निकला, वो तो जैसे काम हुआ, जैसे तालिबान का, जैसे अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान में उसका काम हुआ, ओसामा बिन लादेन मारा गया, 2012 में उसने घोषणा कर दी कि भैया हम अमेरिका यहाँ से क्या होगा, एग्जिट होगा। वो तो ये हुआ कि बीच में ओबामा की सरकार चली गई, तो उस कारण से एग्जिट नहीं हो पाया, और एग्जिट अब जाकर 2021 में हुआ। नहीं तो अमेरिका 2017 में ही अपनी सेना को क्या कर लेता, वापस बुला लेता, या बहुत पहले वापस बुला लेता अगर देखा जाए। और जो इंसर्जेंसी अफ़गानिस्तान में, या जो हालत अफ़गानिस्तान के आज हमें देखने को मिल रहे हैं, वो हमें पहले देखने को मिल जाते। तो उससे क्या, अब यहाँ से वो हो गया, तो अफ़गानिस्तान में भी ऐसे ही पर्टिकुलर गुट बनेंगे तो सिविल वॉर होगी। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि IS खुरासन एक गुट बन गया, तालिबान तो अलग जो सत्ता में है वो है ही, तो उन दोनों की लड़ाइयाँ चल रही हैं। और उसी क्रम में अफ़गानिस्तान में भी IS के, जैसे IS खुरासान बोलते हैं, तो IS के ने इसी प्रकार का सियाओं पर हमला किया था, और यही हमला पेशावर में किया गया सिया मस्जिद पर। तो ये अमेरिका के बोए बीज हैं, और अब जो वहाँ की पर्टिकुलर जिस देश में अमेरिका ने इस प्रकार के बीज बोए, वहाँ की जनता इस चीज़ को क्या कर रही है, भुगत रही है, या उन बीजों की जो फसल है वो काट रही है। तो उसी के बारे में ये पूरा डिस्कशन है। द सुसाइड अटैक एट द सिया मॉस्क इन पेशावर किलिंग at least 62 people is grave reminder of Pakistan's growing security challenge after the Taliban returned to power in Afghanistan and continued persecution that Shia minority is facing in the Pak region। तो यहाँ पर जो 62 पीपल पर हमला हुआ, या जो मस्जिद पर हमला हुआ, ये बहुत गंभीर बात है, और ये रिमाइंडर है पाकिस्तान के लिए कि आपकी जो सिक्योरिटी चैलेंज है कैसे बढ़ते जा रहे हैं, और कहाँ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही तालिबान रिटर्न आया अफ़गानिस्तान में, त्यों ही अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो रीजन है, या उसका जो एरिया है बॉर्डर का, वहाँ इस टाइप के चैलेंज ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। दिस वाज द डेडलिस्ट अटैक इन पाकिस्तान सिंस 2018 बॉम्बिंग ऑफ क्वेटा किलिंग 149 पीपल। और ये 2018 के बाद सबसे डेडलिस्ट अटैक है। उस समय क्वेटा में 159 लोग मारे गए थे, और इस समय लगभग 62 लोग मारे गए। अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल, द इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ carried out number of suicide attack in Afghanistan ever since in Taliban capture Kabul in 2021 has claimed responsibility for the bombing। तो यहाँ पर जो इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस चीज़ की जिम्मेदारी ली है, जिसने तालिबान ने जब कैप्चर कर लिया तो अगस्त में अफ़गानिस्तान में भी क्या की थी, इसी प्रकार के जो बॉम्बिंग, या इस प्रकार की जो बॉम्बिंग की मतलब टेररिस्ट अटैक किए थे, सुसाइड अटैक किए थे, उसी ने इस प्रकार इसकी जिम्मेदारी ली है। द IS सेक्टेरियन एनिमोसिटी टुवर्ड द सियाज इज़ वेल नोन। तो यहाँ पर आपको मालूम ही होगा कि जो ग्रुप बने हैं, जो मोस्टली जो ग्रुप बने हैं, वो सुन्नी बेस्ड हैं, और वो किसको टारगेट करते हैं, सियाओं को टारगेट करते हैं। तो ये किसी से बात छुपी नहीं है कि किस हद तक वो सुन्नी सियाओं से चढ़ते हैं। सिया कम्युनिटी का उतना ज़्यादा मुझे अभी तक इतना ऐसा मतलब देखने को नहीं मिला, लेकिन सुन्नी कम्युनिटी वाले सियाओं से इस कदर उनका मतलब वो डिवाइड है कि आप पूछो मत। इन इराक एंड सीरिया द IS हैज़ कैरीड आउट सिस्टमेटिक अटैक अगेंस्ट द सिया who they call rejectionist of Islam just because they belong different branch of the faith। तो यहाँ पर इराक में देख लो, सीरिया में देख लो, जो IS है मतलब इस्लामिक स्टेट, उसने कई अटैक किए, कई किस पर, सियाओं पर। और इससे वो ये भी बोलते हैं कि भाई ये एक इस्लाम का पार्ट ही नहीं है, ये रिजेक्शनिस्ट है, ये इस्लाम की जो अलग ब्रांच है उसको ये लोग मानते ही नहीं है कि भैया सिया टाइप की कोई ब्रांच भी है, या सिया टाइप की कोई मतलब संप्रदाय है, जो भी है उसको सिरे से नकारते हैं। और इस हद तक नकारते हैं कि बताओ, डायरेक्ट उनको मानने के लिए खुद सुसाइड बॉम्बर बन जाते हैं। मतलब समझ रहे हो आप किस हद तक उनको चढ़े। अफगानिस्तान द IS खोरासान हैज़ टारगेटेड रिलीजियस माइनॉरिटी सच एज सिया एंड सिख। अफगानिस्तान की बात करें तो उसमें भी IS का ही एक मॉड्यूल है जो IS खुरासान के नाम से है, वो सिया और सिख पर टारगेट करता है। दीज यूज सेक्टेरियन अटैक
टू ड्रम अप सपोर्ट फॉर देयर मर्डरस आइडियोलॉजी अमंग सुन्नी हार्डलाइनर। तो यहाँ पर वो इस प्रकार का जो अटैक करके वो ये मतलब लोगों को बताते हैं, ये जताते हैं कि भैया हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो किसको सपोर्ट करते हैं? मर्डरर्स आइडियोलॉजी, मतलब मारने वाली आइडियोलॉजी जो सुन्नी हार्डलाइनर्स फॉलो करते हैं, या सुन्नी हार्डलाइनर्स पर जो बिलीव करते हैं, जो सुन्नी कम्युनिटी की जो क्या बोलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन है, या उनके जो हार्डलाइनर्स की रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हैं, और ये कहते हैं कि भैया हम तो देखो सुन्नी वाली चीज़ों को मान रहे हैं। सुन्नी, शिया और सुन्नी आपको मालूम होगा, दो सेक्ट हैं, दो नहीं मतलब कई सेक्ट हैं मुसलमानों में, लेकिन यहाँ पर ये शिया और सुन्नी एकदम सामने आ जाते हैं। नहीं तो हैं तो बहुत अहमदिया हैं, और भी अलग अलग उन पे डिवाइड है, कई कई लेवल के होते, पठान होते हैं। तो यहाँ पर लेकिन एक जो मेन जो विरोध है या मेन एक दूसरे के बीच लड़ाई है वो शिया और सुन्नी के बीच है। तो इस प्रकार के अटैक करके आईएस वाले क्या कहते हैं कि भाई ये देखो हम सुन्नी वाली विचारधारा को बड़ा चढ़ा रहे हैं, बड़ा, और जो उस चीज़ को मानते हैं वो उसको सही भी ठहराते हैं। अर्लियर इन अफगानिस्तान द आईएस के बाद कन्फाइंड टू द ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ नल गरहार। तो यहाँ पर अगर पहले जब बात करें, जब अमेरिका था, तो उस समय तक ये आईएस के जो था मतलब आईएस खुरासान वो ईस्टर्न प्रोविंस तक क्या हो गया था, सिमट के रह गया था। बट कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ सिक्योरिटी इन द लास्ट फेज ऑफ द तालिबान इंसर्जेंसी एंड कोलेप्स ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ प्रेसिडेंट अशरफ गनी लास्ट ईयर अपीयर टू हैव गिवन द आईएस फ्रेश लीज ऑफ द लाइफ। लेकिन जैसे ही लास्ट ईयर अशरफ गनी की सरकार गिरी, उसी के साथ आईएस को एक फ्रेश मतलब वो मिल गया, फ्रेश मतलब कहना चाहिए एक जीवन दान मिल गया, और उसने फिर से खुद को सशक्त बनाना स्टार्ट कर दिया है। द पेशावर अटैक सजेस्ट दैट आईएस थ्रेट इज नाउ स्प्रेडिंग अक्रॉस द पोरस बॉर्डर ऑफ द टू पाकिस्तान। तो यहाँ पर जैसे ही पेशावर अटैक हुआ, उससे सीधी सी बात है, एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि जो आईएस की जो थ्रेट है, ये जो चुनौती है, वो कहीं ना कहीं पोरस बॉर्डर से पाकिस्तान बॉर्डर तक पहुंच गई है। Shia, who make up 20% of Pakistan population, face growing sectarian violence by the extremist group and state crackdown under the infamous blasphemy law। तो यहाँ पर जो शिया है वो पाकिस्तान के अंदर लगभग 20% है, लेकिन वो कंटिन्यूसली सेक्टेरियन वायलेंस का शिकार हो रहे हैं। और जो ब्लेसफेमी लॉ है, मतलब इनफेमस मतलब एक गलत ब्लेसफेमी लॉ है, तो उसमें क्या करती है, जो राज्य सरकार जिस भी शिया को फंसाना चाहती है उस पर ईस निंदा कानून लगा देती है, और फिर डायरेक्ट उसको मौत के घाट उतार देती है। तो ये एक बहुत मिसयूज हो रहा है शियाओं के खिलाफ। शियाओं नहीं, जितने भी अल्पसंख्यक है पाकिस्तान में उन सभी के खिलाफ हो रहा है, लेकिन अभी चूँकि शियाओं पर इन्होंने अटैक किया तो शिया की बात कर रहे हैं। द अहल ई सुन्नत वल जमात एंड तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, टू हार्डलाइनर सुन्नी ग्रुप हैव बीन द फोरफ्रंट ऑफ द एंटी शिया कैंपेन इन द कंट्री। तो यहाँ पर ये दो अल ई सुन्नत वल जमात एंड तहरीक लब्बैक, ये दो ऐसे ग्रुप हैं जो मुख्य रूप से एंटी शिया कैंपेन चलाते हैं पाकिस्तान के अंदर, और उससे क्या होता है, लोग भड़कते हैं और भड़कने के बाद सुसाइड अटैक करने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। इन जुलाई 2020 पंजाब असेंबली पास्ड बिल तहब ई बुनियाद ए इस्लाम विच सपोर्ट ओनली सुन्नी इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम। तो पंजाब असेंबली ने एक बिल पास किया जिसमें सिर्फ और सिर्फ सुन्नी फेथ के जो लोग हैं उन्हीं के रूल्स रेगुलेशन को देखा गया, या उन्हीं के रूल्स रेगुलेशन के थ्रू वो एक बिल बनाया गया, लेकिन शियाओं को उसमें नज़रअंदाज कर दिया गया। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सच एज द आईएस आर ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट दीज एग्जिस्टिंग सेक्टेरियन हॉस्टिलिटी बाय कैरिंग आउट अटैक ऑन शिया मॉस्क। और यहाँ पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आईएस, वो इन सब चीज़ों को भुना रहा है, लोगों के बीच भड़का रहा है शियाओं के खिलाफ। और ये जो अटैक है उससे आपको समझ में आ गया होगा कि किस हद तक शियाओं के लिए वो मतलब चिढ़ है, या कहना चाहिए हॉस्टिलिटी है, शत्रुता है। What they want in Pakistan and Afghanistan is the same as they have wanted in Iraq and Syria। तो यहाँ पर जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर वो क्या चाहते हैं, ये वही चाहते हैं कि जैसा कि इराक और सीरिया में हुआ, और अंतोगत फिर क्या होगा, पूरा का पूरा देश खाली हो जाएगा, जैसा इराक हुआ, जैसा सीरिया हुआ, छोटे छोटे ग्रुप बढ़ जाएंगे, लड़ाइयाँ होंगी, और फिर अंतोगत
देश के क्या हालात होते हैं। अभी अगर आपको पहले ना समझ में आ रहा हो तो यूक्रेन के जो हालात हो रहे हैं वो उससे आप समझ सकते हैं। अ शिया सुन्नी सेक्टेरियन सिविल वॉर विच मेक थ्रेट डेंजरस दिस टाइम इज़ दैट पॉलिटिकल चेंज इन अफगानिस्तान। तो यहाँ पर जो थ्रेट है इस समय पॉलिटिकल चेंज जो हुआ है उसके कारण और ज़्यादा थ्रेट बढ़ गई है, क्योंकि पहले जो गवर्नमेंट थी वो ना तो शिया मतलब जो सुन्नी हार्डलाइनर थे ना आईएस वाले उन सबको समर्थन करती थी, लेकिन अब जो तालिबान हैं वो कहीं ना कहीं उसी आइडियोलॉजी पर बना एक ग्रुप है और अब वही अफगानिस्तान में राज भी कर रहा है। एज द तालिबान बिकम द रूलर अफगानिस्तान द आईएस इमर्ज एज द मेन आर्म्ड अपोजिशन टू तालिबान। तो जैसे ही तालिबान सत्ता पर काबिज हुआ तो एक आईएस नाम का, आईएस खुरासान आपने सुना होगा, तो वो एक अपोजिशन के तौर पर तालिबान से लड़ने के लिए खड़ा हो गया। अब समझ रहे हो ना, दो ग्रुप तो वैसे ही बढ़ गए और दो ग्रुप वो भी कैसे, आर्म्ड ग्रुप बन गए एक ही देश में। तो सिविल वॉर अंतर्गत तो होगी ही होगी। सिविल वॉर होगी तो नुकसान किसका होगा? अफगानिस्तान की बर्बादी होगी। द तालिबान रिलेशनशिप विद तहरीक के तालिबान ऑल्सो मेक द सिक्योरिटी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड फॉर पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो अफगानिस्तान का तालिबान है, जो पाकिस्तान का तालिबान है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इन दोनों के जो रिलेशन है वो भी जगजाहिर होने लगे हैं। तो ये भी पाकिस्तान के लिए ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि जैसे अफगानिस्तान का जो तालिबान है वो कहता है कि भाई हमें सत्ता में आना है, ऐसे ही जो पाकिस्तान का तालिबान है उसका भी यही कहना है कि उसे पाकिस्तान में भी तालिबानी राज लाना है, ना कि लोकतंत्रात्मक। इस्लामाबाद सपोर्ट द अफगानिस्तानी वांट टू कैप्चर द पावर इन काबुल। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? जो अफगानिस्तान में तालिबान था उसको पावर मतलब उसको सत्ता कब्जे आने में कहीं ना कहीं उसने मदद दी। लेकिन द अफगान तालिबान बैक टीटीपी देयर आइडियोलॉजिकल वेथन हु आर फाइटिंग पाकिस्तान फोर्सेस। लेकिन उसी तालिबान के जो भाई हैं मतलब टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसी आइडियोलॉजी पर जो विश्वास करते हैं उन आइडियोलॉजी से पाकिस्तान की सेना लड़ रही है। लेकिन दूसरी ओर अगर अफगानिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की सेना ने ही अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता कब्जे आने में मदद की थी। तो ये एक देखो विरोधाभास है और अब वो उसी के लिए सिक्योरिटी चैलेंज बन गया है। एज द सिक्योरिटी सिचुएशन रिमेन फ्रेजाइल इन ऑफ पाक रीजन ग्रुप सच एज द आईएस आर स्विफ्टली पुशिंग देयर टेरर एजेंडा। तो जैसे ही अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बहुत ही फ्रेजाइल मतलब नाजुक हैं, उस समय जो आईएस है वो अपना जो टेरर एजेंडा है उसको क्या करने लगा है? पुश करने लगा है। द पेशावर अटैक शुड सर्व एज अ वार्निंग टू पाकिस्तान विच सीज द व्हील ऑफ जिहादिज्म रिटर्निंग। तो यहाँ पर पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि ये जो हमला हुआ ये नॉर्मल हमला नहीं है, बल्कि ये शुरुआत है उस पहिए की जिसमें जिहादिज्म, और जिहादिज्म में मतलब सीधी सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुसाइड बॉम्बर होंगे, और सुसाइड बॉम्बर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो फिर यहाँ पर बॉम्ब हो गई, वहाँ पर बॉम्ब हो गई, घर घर लोग जिहादी पैदा करने लगेंगे और फिर उससे सिविल वॉर होगी। उस सिविल वॉर में फिर सब तहस नहस हो जाएगा। If it does not check widespread anti-Shia narrative and find a way to tackle the security challenge posed by both the TTP and ISK, is borderland could once again turn anarchy and sectarian bloodletting। तो यहाँ पर अगर पाकिस्तान ने इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया कि कहाँ कहाँ एंटी सिया प्रोपोगेंडा या एंटी सिया जो विचार हैं वो पनप रहे हैं, तो उसको कैसे मैनेज करें या उसको कैसे ख़त्म करें, अगर ये नहीं किया तो अगर मान लो सुन्नी, आज तो सुन्नी चलो ठीक है सियाओं पर क्या कर रहे हैं? हमला कर रहे हैं, फिर सिया भी थोड़े चुप रहेंगे। जब सिया चुप नहीं रहेंगे तो फिर वो भी इसी प्रकार के अटैक करेंगे सुन्नी पर, फिर और चीज़ बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ सुन्नी एक तरफ से कर रहे हैं। जब दोनों तरफ से लोग एक दूसरे को वो करने लगते हैं बार प्रतिबार, तो उससे फिर क्या होगी? फिर लड़ाई बहुत तेज़ हो जाएगी। फिर सिक्योरिटी जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनके हाथ से गाड़ी निकल जाएगी और जो हालत सीरिया में इराक में हुआ वो सब होगा। और फिर अंतर्गत तो क्या होंगे कि आज आप सुन रहे हो कि इस मस्जिद में हमला हो गया सुन्नी वाली मस्जिद में, कल आप सुनोगे सिया वाली मस्जिद में हमला हो गया। यहाँ आज 200 निपट गए, कल वहाँ 200 निपट गए, तो क्या होगा? अंतर्गत तो एक सेक्टेरियन
ब्लड लेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, एक अनार्की फैल जाएगी, एक सिविल वॉर। फिर क्या होती है, लोकल जनता, लोकल जो सिया होंगे वो कहेंगे अरे हमारे लोग मारे गए, वो ग्रुप बना लेंगे, कहेंगे अरे हम तो जिहादी बनेंगे और ऊपर वाले के नाम पे हम लड़ाई करेंगे, और फिर यही चीज़ सुन्नियों में भी आ जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। वो बात अलग है कि ये लोग फसल किसी और की काट रहे हैं, किसी और ने जो बीज बोए थे उसकी काट रहे हैं, लेकिन वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं वही परिस्थितियां वास्तविक हैं। तो हमें उसी चीज़ को देखते हुए किसी पर्टिकुलर सिया समुदाय या सुन्नी समुदाय के प्रति जो भी नरेटिव है या उसके अगेंस्ट जो नरेटिव है उसको पनपने देना नहीं चाहिए। पाकिस्तान के रेफरेंस में ये राइटर का कहना है, और जहाँ भी इन्हें दिखाई देता है कि इस प्रकार का नरेटिव फल फूल रहा है उसको ख़त्म करें, नहीं तो जो सीरिया और इराक का हुआ वही हाल पाकिस्तान का होने वाला है। और अफ़गानिस्तान तो लगभग सिविल वॉर में तब्दील हो ही रहा है, क्योंकि वहाँ पर भुखमरी है। भुखमरी जैसे ही जहाँ भी गरीबी होगी सिविल वॉर वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। और वहाँ तो पहले से ही कई ग्रुप बने थे अमेरिका के सपोर्ट से, रसिया के सपोर्ट से। तो अफ़गानिस्तान तो समझो गया, लेकिन पाकिस्तान में भी यही चीज़ होने वाली है। और गरीबी तो आप जान ही रहे हो कि पाकिस्तान की कैसी है। सो दिस इज़ द टुडेज़ एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे।